गोलियां खाने के बावजूद विलन के पीछे भागते हीरोज को आपने फिल्मों में तो देखा है, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, कराची की असल कहानी है। तो सीरियस हो जाइए। एक फर्राटे भरती पुलिस मोबाइल 2 मोटरसाइकिल सवारों का पीछा कर रही है, मगर पुलिस मोबाइल में मौजूद एक 13 साल का बच्चा एसएचओ को गाड़ी चलाने नहीं दे रहा। वो जोर जोर से चीख रहा है और रो रो कर गाड़ी घुमाने का कह रहा है। फिर आखिर बच्चे ने स्टीयरिंग पकड़ लिया और जोर से बोला, बाबा छोड़ें, गाड़ी घुमा ले, अस्पताल चलें। क्योंकि उस ऑफिसर को 5 मिनट पहले ही कहीं और नहीं, एक हमले में सर में गोली लगी थी। सर में गोली लगी थी। यकीन नहीं आया ना? मुझे भी नहीं आया था, लेकिन यह हकीकत है। सर में गोली लगने के बावजूद वो एसएचओ हमला आवरों का पीछा कर रहा था। मगर कौन था वो? स्पोर्ट्समैन या पुलिस वाला? सरगोधा वाला या कराची वाला? दुश्मन कहे जालिम, दोस्त कहे हिम्मत वाला। 30 लोगों ने जिसे घेर कर मार डाला। 92 के ऑपरेशन कराची का सबसे बड़ा नाम, जिस नाम की दहशत अब भी बाकी है, वो है पुलिस टॉर्चर में चीरे का मौजिद सैयद बहादुर अली। उसने ये कह रखा था दुश्मन से, क्या ना मेरे, क्या अगर एक गोली मारते तो एक गोली ना मारना, एक से ज्यादा मारना। सैकड़ों गोलियां जो है वो फायर की गई मुख्तलिफ वेपन से। टेररिस्ट विंग के जो लड़के थे उसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन फहीम कमांडो था, तो इसीलिए उसको ही ये टारगेट दिया गया था। और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन उस ऑपरेशन को लीड जो कर रहा था वो फहीम कमांडो कर रहा था। चीरा एजादी बहादुर अली की थी। बहुत सारे एमक्यूएम के लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। बड़े प्रोमिनेंट एमपीएस थे, एमएनएस थे, सेक्टर इंचार्जेस थे, उनकी गिरफ्तारियां बहादुर अली के हाथों हुई। ये जो वाकया मैंने आपको इंट्रो में सुनाया, ये कोई पहला हमला नहीं था। बहादुर अली को 7 बार मारने की कोशिश की गई थी, जिसमें से एक ये भी था। हुआ कुछ यूं कि बहादुर अली के बेटे इरफान बहादुर, जो कि अब एसएसपी हैं, उस वक्त 12 बरस के थे। कैडेट कॉलेज बोर्डिंग में पढ़ते थे, लेकिन उस रोज वीकेंड पर घर आए हुए थे। जामिया तैमूरिया मस्जिद पार्क के अंदर एक मस्जिद थी हमारे घर के नज़दीक ही। वहाँ पे नमाज पढ़ी हमने जुम्मे की, और नमाज पढ़ के जैसे ही हम बाहर आए, ग्राउंड से बाहर आने के बाद जैसे ही अपनी गली में आए, तो जिस तरह होता है मोहल्ले में 2-4 लोग खड़े हो गए बातचीत करने के लिए, जो गॉसिप्स होती हैं मोहल्ले की, वो करने के लिए तो क्या हो रहा है आजकल। तो खड़े हुए बातचीत कर रहे थे, अचानक 2 मोटरसाइकिल पे जो है वो लड़के आए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो मेरे वालिद ने फ़ौरन मुझे अपनी आगोश, मतलब अपनी फ़ौरन उसमें ग्रिप में लिया, और पीछे वो कराची में डमडम जो है, वो डमडम के पौधे होते थे काफ़ी ऊंचे, आज भी होते हैं, उसमें गिर गए। तो जैसे ही वो फायरिंग कर गए, मतलब वो चले गए, तो मेरे वालिद उठे, मुझे भी उठाया, देखा कि तुम्हें कोई गोली तो नहीं लगी? देखा मुझे तो कहीं गोली नहीं लगी। सामने एक मोहल्ले के, उसी मोहल्ले में रहते थे हमारे, वो नीचे गिरे हुए थे और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शायद उनको कहीं गोली लग गई। उनको भी देखा, उनको भी कहीं गोली। जब उनको देख रहे थे तो मैंने अपने वालिद को देखा कि यहाँ सर में से खून निकल रहा है। तो मैंने अपने वालिद को बताया कि आपकी गोली लगी। उन्होंने देखा, ब्लड देखा, मुझे मेरा हाथ पकड़ा, सीधा घर की तरफ भागते हुए गए। घर से वो जो अपना वेपन था, ऑफिशियल वेपन वगैरह, वो लिया, लेके फ़ौरन मुझे गाड़ी में बिठाया, और जिस तरफ वो मोटरसाइकिलिस्ट भागे थे उस तरफ अपनी गाड़ी जो है वो दौड़ा दी। तो मैंने अपने वालिद को, मतलब मैं तो बच्चा था ज़ाहिर है, मैं उस वक्त मैं रोना शुरू हो गया। मैंने कहा आपकी गोली लगी है, और वो जहन में बैठा होता था कि बस सर पे गोली लगना तो बड़ा ख़तरनाक होता है। और मैंने उनको कहा कि आप फ़ौरन चलें अस्पताल और छोड़ें, बस ये बाद में आप देखिएगा, आप अस्पताल चलें। मैंने ज़बरदस्ती स्टीयरिंग पकड़ लिया वाले, तो फिर उन्होंने गाड़ी मोड़ी, और गाड़ी मोड़ के रेमेडियल एक हॉस्पिटल नॉर्थ नाज़ाबाद में होता था, मैं और मेरे वालिद वहाँ चले गए। और वहाँ जाते हुए उन्होंने उसको एक तहरीर लिखवाई कि ये अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो ये लोग हैं इसके जिम्मेदार। बहादुर अली खाली नाम का बहादुर नहीं था, वो हकीकतन बहादुर था। और उसने ये कह रखा था कि अगर दुश्मन से, क्या ना मेरे, क्या अगर एक गोली मारते तो एक गोली ना मारना, एक से ज्यादा मारना, जिससे मेरी मौत वाक़ हो, मुझे अधूरा ना छोड़ना।
और अगर मैं जिंदा बच गया तो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा उन लोगों के। वो कैसे खतरनाक साबित हुए ये तो आप आगे देख ही लेंगे, लेकिन अभी दुश्मन की एक गोली बहादुर अली की जान नहीं ले सकी। गोली अंदर यहाँ स्कल में फंस गई थी, हिट हुई और हिट होने के बाद यहाँ फंस गई ऊपर ही, क्रैक करके अंदर नहीं जा सकी, वो अंदर ही बस यहाँ पे उसने फ्रैक्चर कर दिया। मगर दिलचस्प तो वो था जो होश में आते ही बहादुर अली ने अपने बेटे से कहा। होश में आए तो सबसे पहले मैं गया अंदर मिलने के लिए अपने वाले से, तो मैंने उनको देखा, रोना शुरू हो गया। वाले साहब ने मेरा हाथ पकड़ा, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ पकड़ते मुझे कहा कि तुम वापस नहीं गए, तो क्योंकि वो सनसेट से पहले जो है वो मुझे वापस रिपोर्ट करनी थी अपने बोर्डिंग में, तो मैंने वाले से कहा कि मैं आपको इस हाल में छोड़ के वहाँ वापस गया, नहीं पढ़ना जरूरी है, तुम वापस जाओ। आप यहाँ पे तमाम हालात को संभाल लेंगे, मैं इत्मीनान और सुकून के साथ यहाँ से रवाना हूँ। इसमें यह है अल्ताफ हुसैन का अपोजिशन लीडर्स बैटल कैरी, सेल योर टीवी एंड बाय अ गन। जी ये था, मैं समझता हूँ एमक्यूएम का मंशूर। 92 के शुरू में ही अल्ताफ हुसैन कराची को अपने साथियों के हवाले करके लंदन चले गए थे। इधर कराची में फौजी ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा था, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। क़याम पाकिस्तान के 6 साल बाद यानी 1953 में सरगोदा के एक गांव फुल्लड़वाड़ में ऐवान सदर के एडिशनल सेक्रेटरी के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई, जिसका नाम बहादुर रखा गया। नाम का अंसर लड़कपन से ही नजर आने लगा था, और फिर ये लड़का 70s में भुट्टो की बनाई गई सीक्रेट पुलिस फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा बन गया। इससे पहले वो पुलिस के ट्रैक पर चलते चलते कराची आ जाए, मैं आपको बहादुर अली के बारे में एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो कोई नहीं जानता। एफएसएफ में जाने से पहले वो एक स्पोर्ट्समैन थे और हॉकी खेला करते थे। नेशनल इवेंट्स में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसमें भी एज गोलकीपर जो है ना वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो बड़े टफ गोलकीपर होते थे मेरे वाले, और वो गोल कीपिंग भी कर रहे होते थे और साथ में वो अपनी पूरी टीम को मोटिवेट भी कर रहे होते थे, और वो बड़े मशहूर थे उसमें कि वो बॉल मिस नहीं करते थे। बड़ा मुश्किल होता था कि जब बहादुर अली गोलकीपर है तो कोई गोल करेगा। बहरहाल अर्ली 80s में वो कराची आ गए और यहाँ पुलिस की ईगल फोर्स का हिस्सा बन गए। लेट 80s में ट्रैफिक को अपने इशारों पर नचाने वाला ये एएसआई कुछ ही अरसे में कराची में खौफ की अलामत बनने वाला था। जी हाँ, बहादुर अली ट्रैफिक पुलिस में एएसआई से तरक्की पाकर सब इंस्पेक्टर बने और फिर 1987 में पहली मर्तबा तैमूरिया थाने के एसएचओ लग गए। कुछ अरसे ख्वाजा अजमेर नगरी में एसएचओ रहे और फिर फाइनली न्यू कराची थाने से बहादुर अली की शोहरत का सूरज तुलू हुआ तो तपिश पूरे कराची ने महसूस की। जहाँ उसकी नेक नामी थी वहाँ उसकी बर्बरियत और जुल्म भी मशहूर था। बहादुर अली एक दफा जो उसके हत्या चढ़ गया तो ये लोग थाने में उसके सामने से गुजरते हुए डरते थे कि यार ये न्यू कराची थाना, यहाँ न जाने यहाँ तो बहादुर अली होता है। और वो किसी भी शेडी करैक्टर आदमी को नहीं छोड़ता था जब तक अच्छी तरह छानबीन ना करते। लोगों का ये कॉन्फिडेंस आपके ऊपर होना कि मैं किसी एसएचओ के पास जाऊंगा और मेरा मसला हल हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है लोगों का। ये कॉन्फिडेंस उस वक्त लोगों का था अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आते थे, अपने मसले बयान करते थे थाने पे आके और उनके मसाइल हल होते थे, और यही मेरे वालिद का स्टार्ट था जहाँ से वो उनको मशहूर हुए या पब्लिसिटी मिली। एमक्यूएम के ऑपरेशन से पहले ही बहादुर अली ब्रांडेड पुलिस वाला था। ज़ीशान काज़मी ब्रांडेड क्यों हुआ? क्योंकि वो जहाँ थाने में तैनात होता था वो कहता था कि कोई नौजवान जीन्स की पैंट ना पहने। भाई पुलिस वाले का कपड़े पहनने से क्या ताल्लुक? आपने राव अनवर पर बनी मेरी ये डॉक्यूमेंट्री देखी होगी। इसमें 93 के ऑपरेशन का जिक्र है, मगर आज उससे पहले का जिक्र करते हैं। ये बात 1992 की है, जब कराची से एमक्यूएम का खात्मा करने के लिए फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ। चाहे वो सियासी मैदान में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, एमक्यूएम हुकूमतें बनाने और बिगाड़ने में भी एक अहम किरदार हुआ करता था एमक्यूएम का। तो एक ताकत भी थी। तो साथ साथ जो सरगर्मियाँ थीं वो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं नोट हो रही थी कि जिस तरह की सरगर्मियाँ थीं
उन्हें क्रैश करने के लिए, उन चीज़ों को करने के लिए एक ऑपरेशन का 92 में आगाज़ हुआ, जिसे फ़ौजी ऑपरेशन कहा जाता है। 92 का फ़ौजी ऑपरेशन बड़ा मशहूर है। MQM के उस हवाले से बड़े गिले शिकवे हैं। MQM कहती है उनके साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, और लेकिन उसका एक तरीक़ाकार ये था, जब इस ऑपरेशन जो था तो ये इंटीरियर सिंध के लिए, लेकिन होते होते वो कराची में जब आगाज़ हुआ तो जो फ़ौज ने ऑपरेशन किया उसमें पुलिस अफसरान की खिदमात दी गई थी। जब उस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो जो आपके साथ, जिनके ख़िलाफ़ आप ऑपरेशन कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली उनका भी एक नैरेटिव है। वो अपना एक नैरेटिव देने के लिए वो लाजमी अपने जो नीचे लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, ये ज़ाहिर है दहशतगर्दी ऐसे कोई मामूली वो नहीं है। पूरा एक पीछे एक हॉस्टाइल एजेंसी है, वो फंड कर रही है उसको, उस दहशतगर्द तंजीम को, और उसके बेसिस पे जो है वो दहशतगर्दी फैलाई जा रही है मुख्तलिफ शहर के हिस्सों में। तो उसमें अगर कोई ऑफिसर्स का बंच खड़ा हुआ और उसने उनके ख़िलाफ़ काम किया, तो उसमें से मेरे वालिद भी वन ऑफ दी ऑफिसर थे जिन्होंने वो काम किया, जिसकी वजह से वो मुखालफत हुई और फिर बाद में उनकी शहादत। ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 92 का, तो उसके अंदर ये सबसे सीनियर मोस्ट SHO थे, क्योंकि इनके जो जितने भी बाद में बड़े नाम बने हैं, जिसके अंदर ज़ीशान काज़मी हैं, तौफीक ज़ाहिद हैं, असलम हयात हो गए, चौधरी असलम शहीद हो गए, सरवर कमांडो हो गए, ये सब के सब इनके बाद के ही ऑफिसर्स हैं। बल्कि तौफीक ज़ाहिद ग़ालिबन और असलम हयात ने इनके साथ इनकी टीम में एज एन ASI, जब वो ASI थे तो इनके साथ सर्व भी किया। कराची ऑपरेशन में कोई भी किरदार अदा करने वाले पुलिस वालों की अक्सरियत जो है वो पॉइंट आउट हो के कत्ल हुई। कहते हैं बहादुर अली के हाथों पकड़े जाने वालों को छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता था। किसी आम बंदे की तो दूर की बात, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के आला ऑफिसर ने एक बार अपना जोर आजमाने की कोशिश की और 2 खाली बसें लेकर न्यू कराची थाने पहुंच गए, मगर गेम पलट गया। मुझे अफसर ने रेड करी थी, सिर्फ इस बात पे रेड करी थी कि उसको इत्तला मिली थी कि वहाँ हिरासत में बहुत सारे आदमी बेगुनाह रखे गए, उनको रिकवर कराने के लिए उन्होंने रेड की थी और W11 की 2 मिनी बसें बनाई थी, और थाने में जितने भी आदमी मौजूद थे जो कि हिरासत में भी लिए गए थे, चंद गिरफ्तार थे, कुछ हिरासत में लिए गए थे, उन सबको 2 मिनी बसों में उठा करके भर के रख दिया। इसी दौरान बहादुर अली को वायरलेस सेट पे इत्तला मिली कि इस तरीके से आई हुई है यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे। बहादुर अली फौरन पहुंचा और उसने वहीं पे खुदा बेहतर यानी किस शख्स को फ़ोन किया जिसका इल्म मुझे नहीं, तो उसी वक्त जो वहाँ पे जो आला अफसर साहब थे उन्होंने ना सिर्फ माजरत करी, बाकी उन सारे जितने भी गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए अफराद थे सबको रिहा कर दिया। मोस्टली उसमें आप कह सकते हैं कि वो जो है मुबैना तौर पर MQM के थे। MQM को डील करती थी इंटेलिजेंस एजेंसी, उसमें ISI डीलिंग सारी किया करती थी या बातचीत करती थी, या एक आप ये कह सकते हैं कि चाहे वो सियासी वाबस्तगी के लिए सीटों को इधर से उधर करना हो, तो ये सारे मामला थे, तो उनके एक अच्छी कॉम्बिनेशन बनी हुई थी। लेकिन फिर जब 92 का ऑपरेशन हुआ तो फिर अचानक वो जो आने वाले सालों में आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ तब्दील हुई और वो सारी कमान जो थी वो मिलिट्री इंटेलिजेंस को दे दी गई, ISI को पीछे कर लिया गया। जो पुलिस अफसरान की खिदमात दी गई थी वो फ़ौज के साथ भी काम करते थे, खुफिया इदारों के साथ भी काम करते थे, रेंजर का जो FIT था उसके साथ भी ये काम किया करते थे, और बहुत सारे MQM के लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। बड़े प्रोमिनेंट MPs थे, MNAs थे, सेक्टर इंचार्जेस थे, उनकी गिरफ्तारियां बहादुर अली के हाथों हुई। बहादुर अली वॉज नॉट सेलेक्टेड बाय समवन, वो किसी जिम्मेदार की तरफ से, किसी कुव्वत की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से मुंतखब नहीं था कि आपने ये काम करना है। आप ये नहीं कह सकते कि राब्ते बिल्कुल थे, और बगैर राब्तों के कोई काम होता नहीं है। और जब फ़ौज को यहाँ लाया गया था तो यकीनन उसके अफसरान जो है पुलिस के साथ राब्ते में रहते थे, और जो अफसरान पुलिस के साथ काम करते थे, आपने ये भी देखा होगा कि उस ऑपरेशन में जो भी फ़ाल किरदार अदा करने वाले पुलिस अफसरान थे बेशतर मारे गए। मगर दूसरी तरफ बहादुर अली के थाने से खाली हाथ लौटने वाले सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वाले नहीं थे, बल्कि एक बार तो जज साहब ने कोर्ट रूम छोड़कर थाने में अदालत लगाने की ठानी। फैसला किया कि वो खुद न्यू कराची थाने जाकर देखेंगे कि किस किस को गिरफ्तार कर रखा है,
मगर जज साहब के हथौड़े की चोट गेवल ब्लॉक पर लगने से पहले ही बहादुर अली के नेटवर्क ने काम दिखा दिया। एक दफा बहादुर अली अदालत में पेशी पर आया तो वहां के जज ने कहा, जो कि हाई कोर्ट का जज था, नाम मैं नहीं लूंगा, उसने कहा बहादुर अली साहब आप यहीं रुक जाइए और आप जा नहीं सकते। उसने कहा कि कोर्ट जब खत्म होगी तो मैं खुद आपके थाने पे जाकर रेड करूंगा। उस थाने में 50 से 60 आदमी मौजूद थे। बहादुर अली ने किसी भी तरीके से अपने साथ में जो सिपाही था, पेशाब के बहाने या किसी तरीके से ये पैगाम दिला दिया कि पूरा थाना खाली कर दो और इनको बराबर वाली बिल्डिंग के अंदर जो है शिफ्ट कर दो। तो इस तरीके से जब जज साहब अपने उठे 1 बजे के बाद और उन्होंने जाके थाने पे रेड करी तो वहाँ पे कोई मुलजिम ही नहीं मिला उन्हें, वो रेड नाकाम हो गई। उन्होंने कहा हमने सब चेक किया, फिजिकली चेक किया। अब जाहिर वो बराबर के बंगलों की तो तलाशी नहीं ले सकते थे, जाहिर है, तो वो चले गए वापस और फिर जो लोगों को दूसरे बंगले में इसने शिफ्ट किया था उन सबको दोबारा वापस बुला लिया गया चंद घंटे बाद। जो इन्होंने अपना एक पूरा एक नेटवर्क बनाया था मुखबिरों का, इंफॉर्मेशन का, इन्फॉर्मेंट्स का, वो खुसूसी तौर पे नज़र आया है इस ऑपरेशन के दौर में। और एक जैसा कि मैंने कहा कि जो कार्रवाइयाँ होती रही हैं यही एक वजह बनी थी इनके हाईलाइट होने की, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर किसी जगह पर बहादुर अली की इन्फॉर्मेशन हमेशा मजबूत होती थी और उसी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे जब बहादुर अली को कार्रवाई करते थे और वो चीज़ जब अगले दिन नज़र आती थी तो ज़ाहिर बात है उस अफसर के पीछे उसकी जो मेहनत होती थी तो वो यही मेहनत थी कि इनका जो निज़ाम था, जो ये एक नेटवर्क जो था इनका नेटवर्क बहुत मजबूत था। क्योंकि उस वक्त ये सारे मामला तो थे नहीं कि जियो फेंसिंग होती हो, डिजिटलाइजेशन का दौर हो, जदीद दौर के तकाज़ों से हम आंग तफ्तीश होती हो। सारा बेस करता था मुखबिरी के निज़ाम पर। जिसके पास जितने अच्छे मुखबिर होते थे उसको सक्सेस उतनी ही ज़्यादा मिलती थी। सक्सेस बहादुर अली के कदम चूम रही थी और MQM उनसे जान छुड़ाने की सोच रही थी। मगर ऐसा क्या हुआ था ये आगे जान जाएंगे, मगर अभी वो जिक्र जिसके बगैर बहादुर अली की कहानी अधूरी है। बहादुर अली ने किसी का कत्ल आज तक नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी जो सजा थी वो चीरा लगाना थी। चीरा इजादी बहादुर अली की थी, जिसको वो एक दफा लग जाता था उनमें से बहुत से लोग नामर्द हो जाया करते थे। चीरा एक अजीब व गरीब कैफियत में जो भी गिरफ्तार फर्द होता था उसकी टांगों को मुखालिफ सिमतों में ज़बरदस्ती खींचा जाता था, जिससे वो कुछ अरसे के लिए चलने फिरने में माजूरी महसूस करता। और ये आज तक पुलिस कर रही है और ये बहुत जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए ये काम उम्मीद तौर पे इस्तेमाल होता है और आज भी उन्हीं के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। वो बात अलग है कोई अपने पर्सनल लेवल के ऊपर कोई चीरा मास्टर को बुला के ले आए और फिर अपनी पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए किसी के साथ ही काम करे तो उसमें भी ये काम इस्तेमाल हो रहा है। अयाज सम्मू अल जुल्फ़कार से ताल्लुक़ था, उसकी इंट्रोगेशन हो रही थी, कोई शख्स भी उससे कबूलवा नहीं सका था कि क्या किया क्या नहीं किया। तो उस ज़माने में फिर वो तफ्तीश कुछ दिन के लिए, कुछ अरसे के लिए बहादुर अली को दी गई तो तमाम चीज़ें उसने उगलना शुरू कर दी। यकीनन थर्ड डिग्री का इस्तेमाल के बगैर हार्डकोर क्रिमिनल हो, गैर मुल्की तरबियत याफ्ता हो, उससे उगलवाना, उससे पूछना, उससे पूछगछ के लिए तो मेरे ख्याल में वो सारे हरबे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें चीरा एक हो सकता है। 28 मई 1990 को कत्ल होने वाले पाकलैंड सीमेंट के बानी सेनेटर मोहसिन सिद्दीकी और फिर 3 साल बाद मई की ही 1 को कत्ल किए जाने वाले MQM के चेयरमैन अजीम अहमद तारिक के कातिलों को पकड़ने का जिम्मा बहादुर अली को मिला। फायरिंग हुई थी सेनेटर मोहसिन सिद्दीकी की गाड़ी पर नॉर्थनाबाद के इलाके में। उसके बाद MQM के जो चेयरमैन थे अजीम अहमद तारिक, उनका कत्ल हुआ, उसकी तफ्तीश भी बहादुर अली के ही पास थी। और उस केस को इन्वेस्टिगेट करके जो इल्ज़ाम, अब मैं उस तफसीलात में नहीं जा रहा, लेकिन जो इल्ज़ाम लगा था वो MQM पर आया था, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन बहादुर अली ने की थी। लेकिन उस वक्त ये सूरत हाल थी कि मुल्क का वज़ीर दाखिला हो, वज़ीर आज़म हो, कोई भी हो, MQM अगर नाराज़ हो जाएगी तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल वहीं से एक नाराज़गी का आगाज़ हुआ। आपने मेरी ये डॉक्यूमेंट्री देखी है तो आप जानते होंगे कि 1993 वो साल था जब MQM के खिलाफ जारी ऑपरेशन की कमान खाकी वर्दी से काली वर्दी को ट्रांसफर हो गई थी। हर आदमी खौफजदा था MQM से और वो कार्रवाई करने से पहले सोचते थे। यकीनन ऐसे पुलिस अफसरान को सिलेक्ट किया जाता है या किया जाता होगा या किया जा रहा है कि
जो अफसर बगैर बिला खौफ व ख़तर जो है कार्रवाई कर सके और जिन लोगों के करीब कोई जाने की ज़रूरत नहीं करता वहाँ उनको गिरफ़्तार करे। अब आप अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि उस पुरआशूब दौर में बहादुर अली तैमूरिया थाने के भी SHO रहे, नॉर्थ आबाद में भी रहे, न्यू कराची, ये वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके हैं जो बिला शिरकत गैर MQM के कहलाते थे और MQM का बड़ा कंट्रोल था इन इलाकों के ऊपर। तो आप उस इलाके का अगर SHO ऐसा आदमी हो जिसे वो पार्टी अपना मुखालिफ समझती हो तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं किसी दिलेर अफसर को ही लगाया जा सकता है। बहादुर अली का ये कौल था कि मौत तो एक दिन आनी है, तो फिर मैं किसी से क्यों डरूं, ये उसके अपने अल्फाज हुआ करते हैं। अब यहाँ मैं एंट्री कराना चाहूंगा फहीम कमांडो की, वो जो कहता था कि जब तक किसी पुलिस ऑफिसर की जान न ले ले उसे नींद नहीं आती। फहीम कमांडो कैसे बना आप हमारी इस डॉक्यूमेंट्री में देख सकते हैं, मगर अभी फहीम कमांडो रेहान काना और MQM के दीगर कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे थे। देखिए, यूसुफ प्लाजा के इलाके से MQM का एक मोस्ट वांटेड था रेहान काना, और बड़ा नाम था, बहुत सारे वाक़यात में नाम आता था, टारगेट किलिंग में भी नाम आता था, बहुत सारे वाक़यात, फायरिंग के वाक़यात में। तो वो एक अच्छा, उनको एक इत्तला मिली एक इन्फॉर्मर के ज़रिए, अच्छा कैश था उन्होंने बताया, तो वो वहाँ पहुँचे उस पॉइंटेशन पे मुखबिर की। जब वो वहाँ पहुँच गए तो उसे वहाँ से फ़रार करवा दिया। अब जिसने फ़रार करवाया उसे ऊपर गुस्सा उन्हें इस बात का था कि मतलब इतनी मेहनत के बाद जब मुझे एक चीज़ मिल रही थी, तो जिसने फ़रार करवाया था उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। क्या नाम है इसका? ये देखो किधर गया रजा? नहीं ये नहीं बच्चे, ये नहीं चलो। एक दहशतगर्द तंजीम है जो शहर में दहशतगर्दी फैला रही है और मुख्तलिफ कार्रवाई करी। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो उस दहशतगर्द तंजीम में दहशत फैला रहे हैं पूरे शहर में। अगर उसमें से किसी के घर पे छापा मारा जाता है और छापा मारने की नतीजे में आप स्टेट के किसी आदमी को शहीद कर देते हैं, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है किसी केस की। देखिए, MQM का ये दावा था कि उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाइयाँ, उनके कारकुनों के घरों पे छापे या उनके ज़िम्मेदारान के घरों पे छापे, उन सब के ज़िम्मेदार बहादुर अली हैं। हालांकि अकेले बहादुर अली उसके ज़िम्मेदार नहीं थे, जो लोग उस ऑपरेशन को लेके चल रहे थे, जो लोग वो ऑपरेशन के ज़िम्मेदार थे, उन्होंने उस टीम का इंतखाब किया था। जो टास्क दिया जाता था वो उसे पूरा करते थे। तो अब मेरे ख्याल में तो अकेले बहादुर अली इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, इसके बहादुर अली वो लोग भी हैं जो 92 के ऑपरेशन के ज़िम्मेदार थे, जिन्होंने उनका सिलेक्शन किया था। उन समेत बहुत सारे पुलिस वाले थे जो कि काम करते थे मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ भी, और फ़ौज के बरह रास्त, क्योंकि फ़ौज मौजूद थी तो वो वहाँ भी जवाबदेह होते थे। अगर किसी के घर पे छापा मारा गया है तो उसके पीछे रीजंस हैं। वो जो कराची में आपने हज़ारों लोग बेगुनाह शहीद कर दिए और जो दहशतगर्दी फैलाई, जो स्टेट को नुकसान पहुंचाया, जो आपने स्टेट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, जो आपने कराची के कारोबार को नुकसान पहुंचाया, आप देखें ना, सारा कारोबार यहाँ से उठ के चला गया। जितना बड़ा बिजनेसमैन था वो यहाँ से उठा और उठ के वो माइग्रेट करके चला गया था अर्ली 90s में। और फिर जब हालात ठीक हुए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके फिर वापस, आपको पता है, कारोबारी सरगर्मियाँ फिर पाकिस्तान कराची में बहाल हुई। अब ये साल 1994 आ गया था। ऑपरेशन में MQM के कारकुनों को चुन चुन कर मारा जा रहा था। इसी साल 24 अप्रैल को लांठी सेक्टर के कारकुन मोहम्मद अनवर के कत्ल के बाद अल्ताफ हुसैन ने एक बयान दिया। अब अवाम के सब्र का पैमाना छलक गया तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। कारकुनान जिद्दोजहद के लिए तैयार रहें, जल्द ही लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। अल्ताफ हुसैन के बयान के ठीक 6 दिन बाद यानी 30 अप्रैल को 3 हट्टी पर MQM के एहतजाज में पुलिस ने मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी। सुर्खी लगी कि दोनों जानिब से 2 घंटे तक फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हुए। अगले ही दिन कराची में 35 से जायद गाड़ियां जला दी गईं। 6 अफराद की जान गई। इसी दौरान नॉर्थ नाज़िमाबाद में फौजी दस्ते पर फायरिंग से एक लांस नाइक भी जाँ बहक हो गया। कराची की जमीन महाजिर नौजवानों और पुलिस के जवानों के खून से सुर्ख हो रही थी। इधर 5 मई को अखबार एक और सुर्खी लगाते हैं कि जुल्म जबर के मुकम्मल खात्मे तक हथियार नहीं डालेंगे अल्ताफ हुसैन। अब अगले ही रोज पुलिस, रेंजर्स और फौज की भारी नफरी 90 पर छापा मारती है और फारूक सत्तार समेत 200 से जायद रहनुमा और कारकुनान हिरासत में ले लिए जाते हैं।
मगर क्या फायदा, कार्रवाई करने वालों को तो लंदन से कंट्रोल किया जा रहा था। नॉर्थ इस्लामाबाद के इलाके में फ़हीम का घराना भी वहीं कहीं रहा करता था और बहरहाल छापे तो उन्होंने मारे हैं और जो पुलिस अफसर तैयार नहीं होते थे वो जैसी जो भी इत्तला मिलती थी उस पर वो कार्रवाई करते थे, जाते भी थे। MQM के बहुत सारे MPAs या जिम्मेदारान उनके जो पार्टी के लोग थे उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, उन पर यकीनन दौरान तफ्तीश तशद्दुद भी हुआ होगा। तो बिल्कुल, तो फिर एक दिल में लामहला ये बात आती है, एक दुश्मनी भी बनती है और ये लावा पकता रहा, वह पकते पकते इस मुकाम पर पहुंचा कि फिर ये फैसला हुआ होगा यकीनन। जैसे कि मैंने बताया था कि बहादुर अली को एक बार नहीं 7 बार निशाना बनाया गया था। 6 हमलों में वो जिंदा बच गए, मगर अब 7वां हमला कोई मामूली नहीं था, क्योंकि उसकी कमान किसी और की नहीं, फ़हीम कमांडो के पास थी। फ़हीम कमांडो क्योंकि जब इसका भाई वगैरह जब मरा था फ़हीम का, और उसके बाद में पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा उसके ग्रजेस थे, उसके अंदर बहादुर अली ही टॉप ऑफ द लिस्ट थे जिसके ऊपर, क्योंकि उसको जाहिर बात है बदला लेना था। ये मुझे नहीं पता कि इनका उसके भाई के कत्ल में इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ना ही ऐसी कभी कोई चीज़ सामने आई है। तो इतना बड़ा नाम जो था बहादुर अली, एक बहुत बड़ा नाम था, तो उस ऑपरेशन को, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा निडर लड़का था, टेररिस्ट विंग के जो लड़के थे उसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन फ़हीम कमांडो था, तो इसीलिए उसको ही ये टारगेट दिया गया था। और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन उस ऑपरेशन को लीड जो कर रहा था वो फ़हीम कमांडो कर रहा था। इधर SHO बहादुर अली भी सूरत हाल भाप गए थे कि वो हिट लिस्ट पर है। उन्होंने अपनी फैमिली को कराची से बाहर भिजवा दिया। 13 या 14 की जून की बात है, 13-14 जून को उन्होंने हमारा टिकट कराया और हम यहाँ से चले गए छन। अपने वाले साहब की मेरी लास्ट मुलाकात हुआ मैं एयरपोर्ट अपना इस पे ट्रेन स्टेशन जो कराची का कैंट स्टेशन है, इस पे वो छोड़ने के लिए आए। मैं मेरी वालदा और मेरे वालिद हमें वो छोड़ने के लिए आए और हम सारे बहन भाई फिर उनके साथ जो हमारे रिश्तेदार थे उनके साथ छंग चले। बहादुर अली से भी कहा गया, उन्हें खतरात से भी आगाह किया गया और उन्हें पेशकश भी की गई कि वो ट्रांसफ़र करवा लें कहीं और, किसी उस महकमे में भी फ़िलहाल आर्जी तौर पर चले जाएं, न्यू कराची थाने का इलाका छोड़ दें। नॉर्थ इस्लामाबाद में जहाँ उनकी रिहाइश थी वो बिल्कुल MQM का गढ़ तस्वुर किया जाता था, जिस इलाके में उनकी रिहाइश थी DC ऑफिस के सामने वाली गली में। तो लेकिन ना उन्होंने रिहाइश बदली और ना उन्होंने थाना छोड़ा। सुबह सवेरे बहादुर अली घर से थाने के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे। उधर नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक N में लेडी बर्ड स्कूल की छत, मस्जिद और घर पर हमला आवर मोर्चा बना रहे थे। वो भी 1-2 नहीं, फ़हीम कमांडो की कमान में 30 लड़के फायरिंग करने के लिए मोर्चा बंद हो गए। ये था कि कोई मौका ऐसा ना हो कि बच के निकल जाए। अगर बच के बहादुर अली वहाँ से निकल गए तो फिर ऐसा ना हो कि हमारे लिए मुश्किलात हों या वो, तो कोई ऐसा उन्होंने चांस नहीं दिया। गली के कोने पे ही लेडी बर्ड स्कूल था, सामने एक घर था और घर के सामने एक मस्जिद थी, वो गोल मस्जिद कहलाती है, आज भी है वहाँ। तो इन 3 जगहों से उन्होंने दहशतगर्दों ने घात लगाई और घात लगा के जैसे ही सुबह अपने ड्यूटी पे जाने के लिए निकले हैं, थाने पे जाने के लिए, तो इन पे फायरिंग हुई। इनके साथ 5 और जो है वो हमारे जवान शहीद हुए। जब ये इसके बाद U-टर्न पे गए तो हमला आवरों ने पोजीशन ले ली थी क्लाशनकोफों से और इस पे गोलियों की बरसात की गई थी और ऐसे हुई थी जैसे कि बारिश हो रही है। उसके बावजूद वो उसकी बहादुरी का ये आलम था और हिम्मत का ये आलम था कि वो कार का दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया था, लेकिन उतर नहीं सकता था क्योंकि सर में गोलियां लग गई थी और उसके जो है ना पाँवों में गोलियां लग चुकी थी। जाहिर है क्योंकि फायरिंग इतनी शदीद थी, एक सेकंडों में जो है वो ज़ाहिर है सैकड़ों गोलियां जो है वो फायर की गई मुख्तलिफ वेपन से, जो कि छतों पे थे, सामने मस्जिद के अंदर मौजूद थे और एक स्कूल था लेडी बर्ड स्कूल, उसमें मौजूद थे। तो वहाँ से ये फायरिंग चल रही थी। तो वो इतनी शदीद फायरिंग थी, मगर उन्होंने हिम्मत करके उस वक्त भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखा के वो क्लाशनकोफ उनकी जो उनके ऑफिशियल क्लाशनकोफ थी वो उन्होंने उठाई और उठा के वो बस उनको मौका मिला वो दरवाज़ा खोल के बाहर तक निकले, मगर वो जाहिर है गोलियों की बौछार थी बहुत सारी। तो फायरिंग की आवाज़ सुन करके इसकी बीवी नंगे पाँव भागी चली आई कि ये फायरिंग मेरे शौहर पर ही हुई होगी यकीन था, और बाकी वो बहादुर अली पर फायरिंग हुई थी।
जब मैंने इसकी लाश मार्चरी में देखी ना बस में, मैं धाड़े मार मार के रोया था। शुक्रिया बेटा। और बहादुर अली से ज्यादा अजीज दोस्त का मुझे कोई नहीं था, हकीकत में बताऊं। 3 दोस्त मेरे बड़े करीब रहे और तीनों शहीद हो गए। फ़हीम कमांडो की इंटरोगेशन रिकॉर्ड पे मौजूद है। उसने अपनी इंटरोगेशन के अंदर वो इंकशाफ किया और उसने बताया कि कैसे ये कहाँ से अहकामात आए और कैसे उन्होंने एग्जीक्यूट किया, कौन कौन लड़के इसमें मुलव्विस थे। उसने अपनी इंटरोगेशन में सारा बताया और उन्होंने बताया कि ये अहकामात जो है वो लंदन से अल्ताफ़ हुसैन ने दिए थे। ये ऑपरेशन बड़े शफाक होते हैं। आप सिविलियन अफसरान इस्तेमाल तो होते हैं उसमें, लेकिन फिर बाद में उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। और यही हुआ कि जब फ़ौज निकल रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसियों का असर और नफूस कम हो रहा था, इंटरनली था, लेकिन ये कि वैसे बज़ाहिर कम हो रहा था, तो यकीनन फिर वो अफसरान जिन्होंने काम किया था वो जब वो देखते हैं तो आसपास फिर वो अपने आप को गैर महफूज ही तस्वुर करते हैं। और वही कुछ बहादुर अली के साथ भी हुआ। और फिर मैं ये कहूँगा कि पुलिस में भी कुछ ऐसे लोग थे कि जो पसंद नहीं करते थे, मतलब ऐसे लोग भी थे कि जो तो यकीनन आप ये कहें कि बहादुर अली के दुश्मन बाहर तो थे ही थे, खुद पुलिस फोर्स में भी ऐसे लोग मौजूद थे जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्टिव होना भी उनका पसंद नहीं था, कि वो जाके काम जिस तरह करते थे। और इन तमाम इदारों ने इस्तेमाल तो किया सिविलियन मुलाजमीन को, पुलिस वालों को। फिर उसके बाद आपने देखा कि जब कुव्वत में आई MQM तो फिर एक एक करके सारे लोग किस तरह कत्ल होते चले गए। बहुत सारे लोग हैं, बड़ी लंबी तवील फहरिस्त। उनके कत्ल का मुकदमा ठीक तौर पर न उसका इस्तगासा मुरत्तब हो सका, न वो अदालत में पेश हो सका। मुकदमात कहाँ गए, कोई गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ, उसका मतलब इस्तगासा बना नहीं बना, अदालत में पेश हुआ नहीं हुआ, ये महकमा पुलिस को जवाब देना चाहिए। जो शहादत में लोग मुलव्विस थे वो अपने अंजाम को अल्लाह ताला ने उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। कुछ लोग पुलिस मुकाबलों में मारे गए, कुछ लोग अपने अंजाम को वैसे ही अपने अंजाम को पहुंच गए। आपसी इनकी जंग में, जो इनकी आपसी MQM की जो जंग चल रही थी, MQM हकीकी और बाकी जो ग्रुप थे MQM के, उनकी आपसी जो लड़ाइयाँ थीं उसमें कुछ लोग उसमें मारे गए और कुछ लोग जो है वो पुलिस मुकाबलों में मारे गए बाद में। मगर यहाँ कहानी ख़त्म नहीं हुई। कत्ल के बाद भी बहादुर अली के घर 3 मरतबा मजीद हमले हुए। उनकी फैमिली न सिर्फ इनसिक्योर थी बल्कि माली मुश्किलात का भी शिकार हो गई थी। वालिद साहब के जाने के बाद एक बड़ा मुश्किल दौर का आगाज़ हुआ। बहुत सारे हमारे जो मिलने वाले थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ 1994 की बात, जब कराची में हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे। बहुत सारे मिलने वाले थे, उन्होंने मिलना छोड़ दिया कि ज़ाहिर है इनके तो एक ऐसी दहशतगर्द तंजीम जो है वो दुश्मन है जो कराची के चप्पे चप्पे पे मौजूद है। तो बहुत सारे लोगों ने मिलना छोड़ दिया। ज़ाहिर है माली तंगी भी आ गई बिल्कुल, मगर थैंक्स टू पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ सिंध और हमारी हुकूमत पाकिस्तान, उन्होंने मेरे वालिद के बाद हमारा, हम सब बहन भाइयों का, वालिदा का उन्होंने बड़ा ख्याल रखा और हमें जो है वो उन्होंने वालिद साहब के बाद लुक आफ्टर करते रहे। मेरे वालिद को उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ हुकूमत पाकिस्तान ने किया और उन्होंने मेरे वालिद को सितारा शुजात से भी नवाजा, कायद आज़म पुलिस मेडल से भी नवाजा और प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी नवाजा। आपको लग रहा होगा कि अब कहानी ख़त्म हो गई। जी नहीं, कहानी तो अब शुरू हुई थी। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की दास्तानें, ये जानने के लिए आप रफ्तार की ये 4 वीडियोस देख सकते हैं।